हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम करेंगे एनडी केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज मैटर। क्या होता है मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट इज वॉल्यूम एंड मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मैटर। तो मैटर जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप में, राइट? एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें आती है? आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये नई होगी आपके लिए, राइट? ये नई स्टेट होगी, राइट? इसके बारे में पढ़ना नहीं है हमें डिटेल में, बट बता दूंगा क्या होती है। और बोसन एंड कंडेंसेट, इन दोनों के बारे में पढ़ना नहीं है डिटेल में, बट बता दूंगा क्या होती है, राइट? ये होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है आपके? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। क्या क्या आते हैं? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स आते हैं, राइट? प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपके कौन से हो गए? जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी चीजें लिखी होती है, दीज ऑल आर एलिमेंट्स, राइट? और वो तीन टाइप के होते हैं। जो भी आपके पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, 118 के आसपास एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से या तो वो मेटल्स होंगे, या वो नॉन मेटल्स होंगे, या फिर वो मेटलॉइड्स होंगे। तो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। या तो वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे, या फिर वो मेटलॉइड्स होंगे, या फिर वो नॉन मेटल्स होंगे, राइट? जैसे आपका बात करें सोडियम आता है, राइट? आपका हो गया आयरन, फेरस, राइट? और आपका जिंक। ये सारे एग्जांपल किसके? मेटल्स के। मेटलॉइड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सिलिकॉन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, राइट? वो मेटलॉइड में आ गया। जर्मेनियम, राइट? ये क्या है? मेटल है, सॉरी मेटलॉइड्स है, राइट? और नॉन मेटल में आपका कौन कौन सा आ गया? फॉस्फोरस, सल्फर, राइट? और आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सारे क्या है? नॉन मेटल। ऐसे बहुत सारे, ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, ऐसे बहुत सारे हैं, बट हैं वो तीन एलिमेंट जो आपके 118 के 118, या तो वो मेटल्स हैं, या वो नॉन मेटल्स हैं, या फिर वो मेटलॉइड्स हैं, राइट? कंपाउंड जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होंगे। कंपाउंड जो होंगे वो आपके दो टाइप के होंगे। या तो वो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा इन्हें, जब पूरे डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन अलग पढ़ाऊंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन अलग पढ़ाऊंगा, बताऊंगा पूरा। या तो ऑर्गेनिक होंगे, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो हमें ऑब्वियस है, ऑर्गेनिक किसी चीज को बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो हमें प्लांट्स, ट्रीज या फिर एनिमल से मिलते हैं। वो सारे कंपाउंड्स कौन से होंगे? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी टाइप का एसिड हो गया, राइट? जो हमें प्लांट या ट्रीज से मिल रहा है, राइट? वो कौन किस में कहलाएगा? ऑर्गेनिक में। कोई ऐसी चीज है जो हमें जस्ट प्लांट, ट्रीज या फिर एनिमल से मिल रही है, वो किस में कहलाएगी? ऑर्गेनिक में, राइट? और इनऑर्गेनिक कौन सी होगी? जो हमें इनके अलावा किसी भी चीज से मिले, दैट इज कोई हमें रॉक से कोई चीज मिल रही है, राइट? मिनरल से हमें कोई कंपाउंड मिल रहा है, तो वो इनऑर्गेनिक में आएगा, राइट? और फिर ये हो गया प्योर सब्सटेंस, इनकी क्लासिफिकेशन। और फिर प्योर सब्सटेंस, केमिकल क्लासिफिकेशन दो चीज आती है, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, वो ये सारे है, कंपाउंड्स ये रहा। और केमिकल क्लासिफिकेशन दूसरी चीज होती है मिक्सचर्स। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं आपके, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, राइट? क्या होते हैं मिक्सचर? पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये पूरा चार्ट जो है वो आप नोट डाउन कर लेना बिल्कुल अच्छे से, राइट? अब हम पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपकी तीन मेन चीजें हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। प्लाज्मा बोसन एंड कंडेंसेट नहीं है, बट मैं बता दूंगा क्या होता है, राइट? तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर द मैटर व्हिच हैविंग डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो मैटर होता है जिनका डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है, राइट? एक चीज आपको याद रखनी, लिक्विड्स हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। अभी आपके पास 1 लीटर पानी है, राइट? 1 लीटर पानी आपके पास एक बॉटल में है, राइट? अब उस बॉटल से आप किसी बाल्टी में पानी डाल दो तो उसकी शेप ले लेगा, बट वो रहेगा 1 लीटर ही,
आपने वो कोई कटोरी की कटोरी में वो पानी डाल दिया, आपके पास कोई इतना बड़ा पतीला है, राइट, कि उसमें 1 लीटर पानी समा सकता है, तो 1 लीटर पानी आपके पास बोतल में, आपने वो पानी किसी पतीले में डाल दिया, तो रहा तो 1 लीटर ही ना, राइट, बट उसकी शेप चेंज हो गई, पानी की शेप चेंज हो गई, बोतल में रहेगा बोतल की शेप ले लेगा, राइट, और पतीले में रहेगा किसी में तो उसकी जैसी शेप ले लेगा, राइट। तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती पानी की, कोई भी एग्जांपल दे, कोई भी लिक्विड हो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बट हाँ एक चीज डेफिनेट होती है, वो क्या होती है, वॉल्यूम। अगर 1 लीटर है आपके पास, आप किसी भी चीज में डाल दो, शेप भले उसकी चेंज हो जाए, राइट, आपने पतीले में डाला उसकी शेप भले चेंज हो जाए, बट क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, राइट। गैसेस neither definite shape nor डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है ना ही उसका डेफिनेट शेप होता है, ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। अभी मैं जस्ट स्प्रे की बात कर लेते हैं, स्प्रे में से गैसेस निकलती है जो हम डिओड्रेंट लगाते हैं, वो इस कमरे में अगर मैं छिड़क दूंगा पूरे उसमें फैल जाएगी कमरे में, राइट। और अगर कमरा छोटा हो तब भी वो फैलेगी, कमरा बड़ा हो तब भी वो फैलेगी, राइट। तो मॉलिक्यूल्स क्या दूर 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 जा रहे हैं, राइट, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है और डेफिनेट वॉल्यूम में नहीं है। अगर मैं इस पूरे कमरे में छिड़कूंगा तो भी खुशबू आएगी, छोटे से इस और छोटे कमरे में छिड़कूंगा तब भी खुशबू आएगी, राइट। बस क्या है कि मॉलिक्यूल्स किसी में पास रहेंगे, किसी में दूर रहेंगे, राइट। अगर मैं बहुत छोटे कमरे में डिओड्रेंट छिड़क रहा हूं तो बहुत ज्यादा खुशबू आएगी, और वो बहुत बड़ा हॉल है तो शायद बहुत भीनी भीनी बहुत कम खुशबू आएगी। इसका मतलब क्या है कि उनका डेफिनेट शेप तो है ही नहीं और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, राइट। वो क्या है, जस्ट तितर बितर होते रहते हैं। तो ना ही गैसेस का डेफिनेट शेप होता है, ना ही गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, intermolecular forces are very strong। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। जो पार्टिकल के बीच में फोर्स होती है, राइट, लिक्विड्स में वो बहुत कम नहीं होती बट सॉलिड से कम होती है, सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, राइट। अगर आप कोई वुड देखें, वुड के सारे पार्टिकल एक दूसरे चिपके रहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो उसमें बहुत ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम होती है। पानी में थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। जो पार्टिकल्स के बीच जो पानी के पार्टिकल्स या फिर कोई भी लिक्विड से मैं पानी ले रहा हूं, यहाँ पे आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, राइट। लिक्विड में जो जस्ट क्या है पार्टिकल है वो क्या रहते हैं, पास रहते हैं, बट इससे वीक होते हैं, राइट, इससे वीक होते हैं, राइट। और गैसेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट। अब गैस है कोई भी, राइट, गैस धुआं एक तरीके का गैस है, उसके आप पर हाथ ले जाओ, राइट, तो क्या है, जस्ट पार्टिकल्स जो है उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा वीक है, इतनी ज्यादा वीक है कि जस्ट आप पर हाथ भी ले जा सकते हो, राइट। तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसमें वीक होती है उसके कंपैरिजन, और इसमें वीकेस्ट होती है, राइट। और तीसरा मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड पार्टिकल्स हैविंग लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आप जो बोले, राइट, और पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में, राइट, वो क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एकदम से टाइटली पैक्ड होते हैं, और हैविंग लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ध्यान से सुनना, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी क्यों, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड हो तो ना हिलने का मौका मिल नहीं रहा ज्यादा, राइट, हिलने का ज्यादा मौका मिल नहीं रहा। और काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू स्पीड, which is related to speed, कोई भी जगह की मोमेंट हो रही हो उससे रिलेट होती है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी है ये, क्योंकि पार्टिकल्स हिल डुल नहीं रहे, राइट। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जितने पार्टिकल्स हिलेंगे, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू समथिंग कि वो कितना हिल रहे हैं, राइट, कितनी उनकी स्पीड है। तो पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड, तो ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, तो उनकी क्या है, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। और जो लिक्विड्स होते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर
loosely packed and particles having less kinetic energy, राइट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, लिक्विड के, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा लूजली पैक होते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, राइट, बट सॉलिड से ज्यादा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल नहीं हिल सकते ना, बट लिक्विड के पार्टिकल हिल सकते हैं, राइट, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, राइट, तो वो ज्यादा हिल सकते हैं, तो यानी कि उनमें ज्यादा मूवमेंट हो रही है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, बट सॉलिड से ज्यादा होती है, राइट। इसलिए मैंने उसमें लीस्ट लिखा है, राइट, इसमें लीस्ट लिखा है और इसमें लेस लिखा है। लेस मतलब कम है, बट लीस्ट, लेस इज मोर देन द लीस्ट, राइट, तो कम है बट सॉलिड से ज्यादा है, राइट। और गैसेस में molecules are freely and wide apart, particles having, राइटिंग थोड़ी गंदी है and particles having least नहीं particles having more kinetic energy, राइट। जो गैसेस हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो वो ज्यादा क्या कर सकते हैं, जस्ट ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, राइट, ज्यादा टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, या ज्यादा जस्ट टकरा सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं, ज्यादा दूर दूर भाग सकते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू स्पीड, तो उनकी ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। तो गैसेस जो होती हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। और थोड़ा सा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बता देता हूँ। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जस्ट होता क्या है, बनती कैसे, जैसे आपने लिक्विड को बॉईल करा, राइट, लिक्विड को बॉईल करते हो तो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। अब वही चीज अगर हम गैस को बॉईल करते तो गैस को अगर हम बॉईल करते हैं ना तो एक और स्टेट्स ऑफ मैटर बनती है, उस एक जस्ट मैटर बनता है, उस मैटर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। सॉलिड को आपने गर्म करा, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को बॉईल करा, गैस बन जाता है। गैस को बॉईल करा तो क्या होता है, उसके बाद जो मैटर बनता है दैट इज प्लाज्मा, राइट। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट है जो पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या करती है, जस्ट अलग करती है, राइट, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बस इतना ही ध्यान रखो। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, राइट, कभी मौका मिले तो पढ़ना बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल्स के बारे में, राइट। ये जस्ट इनके बोसोन्स बोला जाता है उन्हें, क्योंकि दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम करा था, दैट इज फर्स्ट इज एस.एन. बोस एंड सेकंड इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट। तो बस इतना ही ध्यान रखो, राइट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में इतना डिटेल में है नहीं, राइट। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तीन पॉइंट्स पता होना चाहिए, बहुत इजी सी चीज है, पता होनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, अमरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो जस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो जस्ट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रख पाते ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। उनके पार्टिकल्स जो है वो क्या होते रहते हैं, डिस्प्लेस होते रहते हैं बहुत ज्यादा टाइम के बाद, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट पोजेस द ऑर्डरली अरेंजमेंट, राइट। उनके जो पार्टिकल्स हैं, राइट, वो क्या होते रहते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं, डिस्प्लेस होते रहते हैं, राइट। तो यानी कि हम बोल सकते हैं एक जैसी शेप नहीं रख पाते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, उनको क्या बोलते हैं, अमरफस सॉलिड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं मैं आपको, रबर को आप खींचोगे, बार बार खींचोगे तो क्या हो जाती है, जस्ट थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो कैसी सॉलिड में आती है, अमरफस सॉलिड्स में आती है, राइट। और ग्लास कैसे, ग्लास अगर बहुत टाइम तक आप देखो, बहुत ज्यादा पुराना ग्लास है ना, तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है नीचे से, राइट। तो जस्ट वो भी क्या एक तरीके का अमरफस सॉलिड है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं उसके वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, राइट, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो वो जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो वैसी नहीं थी जो इनिशियली थी, वैसी नहीं है फिलहाल के टाइम पे जैसी इनिशियली थी। रबर में भी यही होता है, खींचते जाओ तो उसकी अरेंजमेंट वैसी नहीं रहती जैसे इनिशियली थी, तो वो कैसे होती है, अमरफस सॉलिड, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन भी आगे इसमें ग्लास को ना एक और चीज बोलते हैं, दैट इज
सुपर कोल्ड लिक्विड, राइट। ये चीज ध्यान रखना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो जैसी इनिशियली थी वैसी ही रहती है बहुत ज्यादा समय तक, राइट। तो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आप लिख सकते हो डायमंड, राइट। डायमंड का क्या शेप चेंज होता है? बहुत टाइम बाद बिल्कुल चेंज नहीं होता है, राइट। तो डायमंड लिख सकते हो आप इसमें। अब नमक लिख सकते हो जो कॉमन सॉल्ट होता है, राइट। NaCl, जो घर में नमक होता है सफेद नमक, उसके जो पार्टिकल्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक। ऐसा नहीं होगा कि अभी ऐसा है फिर वो फूल जाएगा बाद में या फिर जस्ट इधर उधर डिस्प्लेस रहेंगे पार्टिकल, नहीं, वो एज इट इज रहेंगे, राइट। तो ये दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। अमरफस, अमरफस कौन सॉलिड होते हैं? जो अपनी रेगुलर अरेंजमेंट बहुत ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख पाते। तो और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मेंटेन कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे याद रखना रबर और ग्लास, और इसमें याद रखना डायमंड और कॉमन सॉल्ट, राइट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, राइट। वो अभी हम करेंगे, राइट। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो हमारे चार तरीके के होते हैं, राइट। पहला आयोनिक सॉलिड्स, दूसरा मेटेलिक सॉलिड्स, तीसरा कोवलेंट सॉलिड्स और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। तो जस्ट क्या होता है चारों में, राइट। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर आयंस। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, राइट। मेटेलिक सॉलिड में क्या होते हैं? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एटम्स। पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, राइट। कोवलेंट सॉलिड में क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर एटम्स, राइट। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है इसमें जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल ध्यान रखिए। आयोनिक सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे। इसमें क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होंगे। कोवलेंट सॉलिड में सिर्फ एटम्स होंगे और इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। फोर्स भी बता देता हूं, फोर्स क्या होगी? इसमें जो फोर्स होगी, अच्छा आयंस से आप क्या समझते हो? आयंस एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल भी दूंगा इसमें, राइट। तो जो फोर्स होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें एक एग्जांपल भी लिखवाता हूं। NaCl, NaCl कैसे बना होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जब भी NaCl बनता है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है और ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होने की कौन सी फोर्स होती है? दैट इज द टर्म ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, वो भी किसकी? अट्रैक्शन, राइट। तो इसमें कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, राइट। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम से बने होते हैं, राइट। और इनमें जो फोर्स होती है, इनमें जो फोर्स होती है, राइट, इनमें जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना वो सारे मेटेलिक सॉलिड्स हैं, राइट। आप एग्जांपल के तौर पे इसमें Fe लिख सकते हो, आयरन, कॉपर लिख सकते हो। जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, आयरन जो पूरा एक लोहा है आपके, जो इसके बीच में बॉन्डिंग होगी, राइट, जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की जो उसने जोड़े रखा है पूरे आयरन को, कौन सी होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, राइट। कोवलेंट सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और इनमें जो फोर्स होती है, इनमें जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें कोवलेंट सॉल्यूशन आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, राइट। एग्जांपल और वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है डायमंड का। डायमंड में क्या होता है? डायमंड इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बन 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 कार्बन। तो पार्टिकल्स क्या है? एटम है ना, कार्बन 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 कार्बन, राइट। और फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, हथौड़े से भी नहीं टूटता है ना, सबको पता है। तो जो पार्टिकल फोर्स है वो कौन सी? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। और एग्जांपल देख सकते हो डायमंड। और मेरे पास पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं।
जो आपका डायमंड है किससे बना होता है, एक कार्बन यहाँ वो एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे होते हैं कार्बन। तो पार्टिकल्स क्या, एटम, फोर्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल में क्या हो गया, डायमंड, राइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, और फोर्स कौन सी होगी, इसमें दो टाइप की फोर्स होगी, या तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और या फिर क्या होगी, वैन डर वाल्स फोर्स, राइट। वैन डर वाल्स फोर्स कोई भी वीक फोर्स है, राइट, जो दो कंपाउंड, दो एलिमेंट के बीच में उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट लाइक, अगर हाइड्रोजन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, बता देता हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हाइड्रोजन बेसिकली थ्री फोन से याद रखना, किससे याद रखोगे, फोन से याद रखना, FON। अगर हाइड्रोजन, अगर या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, राइट, अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो कैसी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल लिखवा देता हूं इसका। एक तो लिख लो आप I2, जो I और I के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, राइट, ये कौन सी बॉन्डिंग है अभी, ये कौन सी फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स, राइट। और एक एग्जांपल में बता देता हूं आपको, H2O का, इसमें जो बॉन्डिंग लगेगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एक टॉपिक और है, लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस टू चेंज इटसेल्फ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोबारा से डेफिनेशन खुद से रीड करो, राइट, तो वीडियो पॉज करके खुद से रीड करना है डेफिनेशन, करिए। चलो, तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, जस्ट किसी भी एक सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी लेटेंट हीट हो जाती है। जैसे वाटर है, वाटर को लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए, राइट, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ हीट भी रिक्वायर्ड होती है उसे, तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है लिक्विड से गैस में बदलने के लिए, दैट इज इट्स लेटेंट हीट। किसी भी चीज की, अगर आपका फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को जस्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इट इज लेटेंट हीट, राइट। लेटेंट हीट भी बहुत टाइप की होती है, राइट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बता देता हूं क्या क्या होती है, राइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है किसी भी चीज को सीधे सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए, दैट इज इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट वेपराइजेशन क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए लिक्विड से सीधे गैस में कन्वर्ट होने के लिए, दैट इज इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। और क्या एक और होती है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए सॉलिड से सीधा गैस बनने के लिए, दैट इज इट्स लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। और फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली पता है, फ्यूजन होता है किसी भी चीज का सॉलिड से लिक्विड में बदलना। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो वो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। वेपराइजेशन क्या होता है, राइट, वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन है किसी भी चीज को लिक्विड से गैस में चेंज करना, राइट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, उसको कितनी हीट चाहिए लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए, राइट। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, कोई भी चीज अगर सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, दैट इज इट्स लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, राइट। तो ये चीज याद रखना। चेक और डेफिनेशन पे आते हैं, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो अगर किसी भी चीज को कितनी हीट चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, मेन चीज क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये चीज बहुत ध्यान रखना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अगर आपने प्रेशर ज्यादा करा, फॉर एग्जांपल अगर गैस है आपके पास, गैस को आप कंप्रेस करो कंप्रेस करो कंप्रेस करो कंप्रेस करो कंप्रेस करो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो आपको खुद से प्रेशर नहीं देना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमॉस्फेयर के पास प्रेशर है उसी के सेम पे आपको उसको क्या करना है, गर्म करना है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट। ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरी मैटर की। थोड़ा सा अलग से टॉपिक भी था लेटेंट हीट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, राइट, केमिकल क्लासिफिकेशन के साथ। टिल देन कीप योरसेल्फ हेल्दी, हाइड्रेटेड, बाय बाय।